जय हिंद दोस्तों। हम आज की वीडियो में जानेंगे सूर्य का जन्म कैसे होता है, एक तारे का जन्म कैसे होता है और हमारा सूर्य गैलेक्सी के किस सेंट्रल पर स्थित है और हमारे सूर्य को बनाने में किन किन गैसों का योगदान है और हमारा सूर्य किस तरह से ऊर्जा बनाता है और नाभिकीय संलयन क्या है, ये सभी चीजें जानेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, सूर्य जो है हमारे सौर मंडल का प्रधान है। तो हम ये जान लेते हैं कि हमारा सौर मंडल गैलेक्सी के किस जगह पर स्थित है। तो दोस्तों ये हमारी जो है, ये हमारी गैलेक्सी है, यानी कि आकाश गंगा। हमारी गैलेक्सी आकाश गंगा है। तो हमारी गैलेक्सी के हमारी यानी कि हमारी मंदाकिनी के, गैलेक्सी को मंदाकिनी कहते हैं, तो हमारी मंदाकिनी के 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। क्या हमारा सौर मंडल जो है मंदाकिनी के 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है, यानी कि ये हमारी आकाश गंगा है। तो यहाँ पर हमारा सौर मंडल स्थित है। कहाँ पर? एक कोने पर स्थित है। ये क्या बोल रहा है? मंदाकिनी के 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर एक कोने में स्थित है हमारा सौर मंडल। मंदाकिनी के चारों ओर 225 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। क्या परिक्रमा? यानी कि हमारा जो सौर है, हमारा सौर मंडल पूरा पूरा सूर्य को लेकर ही पूरा सौर मंडल है। तो सूर्य जो है हमारी मंदाकिनी का परिक्रमा कर रहा है, हमारी गैलेक्सी का परिक्रमा कर रहा है। तो हमारा सूर्य 225 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से हमारे गैलेक्सी की चक्कर लगा रहा है और हमारा जो सौर मंडल है 25 करोड़ वर्ष में एक गैलेक्सी का चक्कर लगा लेता है। यानी कि हमारा जो सौर मंडल है अपनी गैलेक्सी का चक्कर 25 करोड़ वर्ष में जाकर लगा लेता है। यानी कि उसे अपनी गैलेक्सी का चक्कर लगाने के लिए 25 करोड़ साल लग जाते हैं, तब जाके वो अपनी गैलेक्सी का चक्कर लगा लेता है पूरा। इसे 25 करोड़ वर्ष को ही ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं, तो हमारा सूर्य गैलेक्सी के मतलब हमारी पूरी गैलेक्सी का चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है, तो उसे ही ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। इंग्लिश में इसे कॉस्मोस ईयर कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? कॉस्मोस ईयर। और हिंदी में इसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। और हमारी मंदाकिनी का चक्कर सूर्य 25 करोड़ वर्ष में पूरा कर लेता है, इसे ही ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। हमने ये जाना। हमारा सूर्य जो है, हमारा सूर्य अपनी धुरी पर स्थित होकर पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा कर रहा है। यानी कि हमारी पृथ्वी ही घूम रही है, हम जानते हैं, लेकिन हमारा सूर्य भी घूम रहा है। हमारा सूर्य अपने अक्ष पर ही रहकर घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। और सूरज का जो मध्य भाग होता है वो 25 दिनों में एक परिक्रमा, मतलब कि एक बार घूम जाता है। 25 दिनों में अपनी एक परिक्रमा पूरी कर लेता है उसका उसका मध्य भाग। और जो सूरज का ध्रुवीय भाग होता है, सूर्य का ध्रुवीय भाग होता है, वो 35 दिनों में अपना एक घूर्णन कर लेता है। यानी कि उसकी जो घूमने की रफ्तार होती है ध्रुवीय भाग की, वो 35 दिनों में पूरा करती है और मध्य भाग जो है वो 25 दिनों में पूरा कर लेती है। हमने ये जाना। अब हम ये जान लेते हैं, सूर्य एक गैसीय गोला है। हम ये जानते हैं सूर्य एक गैसीय गोला है। अब हम ये जान लेते हैं सूर्य के अंदर कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71% है और हीलियम 26.5% है। अन्य तत्व 2.5 होते हैं। यानी कि सूरज में कौन सी गैसें हैं? हाइड्रोजन 71% है और हीलियम 26.5% है। यानी कि सूरज में दो ही गैसें हैं जो सूर्य को जन्म देती हैं और तारे को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम। अब ये जान लेते हैं कि सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है उसे कोर कहते हैं। तो सूर्य के जो कोर होता है वो कितना गर्म होता है? वो 1.5 गुणे 10 स्क्वायर 7 सेल्सियस होता है। क्या होता है? 10.5 गुणे 10⁻7 सेल्सियस गर्म होता है उसका कोर सूर्य का। और अगर आपसे किसी ने यह पूछा कि सूर्य की बाहरी सतह की का सेल्सियस, यानी कि सूर्य के बाहरी सतह का तापमान क्या होता है, तो सूर्य का बाहरी सतह का तापमान होता है 6000 सेल्सियस। दोस्तों हैंस बेथ है, मतलब हैंस बेंथ
बेथ जो थे, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि सूर्य में 10 घाते 7 सेल्सियस ताप पर, यानी कि हम समझ लेते हैं ध्यान से कि सूर्य में ऊर्जा कैसे बनता है या सूर्य इतना ऊर्जा कहाँ से लाता है, अभी समझ जाते हैं। दोस्तों ये सबसे पहले सूर्य है, इसमें ऊर्जा कहाँ से आता है, इसमें तो गैसें हैं। तो सबसे पहले हैंस बेथ जो थे उन्होंने बताया कि सूर्य में 10 घाते 7 सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं, जो सूर्य के ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ध्यान से समझिए, सूर्य में कौन सी गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले चार हाइड्रोजन नाभिक मिलकर, यानी कि ये हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन नाभिक मिलकर क्या बनाएंगे, एक हीलियम नाभिक को जन्म देते हैं। यानी कि सूर्य में क्या हो रहा है, सूर्य में ऊर्जा कैसे बनता है, जब वहां पर हाइड्रोजन गैसें होते हैं, उनके नाभिक 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर जब हीलियम नाभिक को जन्म देते हैं, तो उनके बीच में ऊर्जा का जन्म होता है, और वही ऊर्जा सूर्य ऊर्जा के रूप में जानी जाती है, यानी सूर्य की ऊर्जा के रूप में जानी जाती है। यानी कि दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हमने धरती पर कौन से प्रकार के ऊर्जा को जन्म दिया है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऊर्जा पहले तो हम यहाँ पर जो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, हम जो धरती पर ऊर्जा बनाते हैं इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। यानी कि इसमें जब दो धातुओं को टक्कर देते हैं, यानी कि दो गैसों को जब टक्कर देते हैं तो उसमें विस्फोट होता है, विस्फोट होने के बाद वो धातुएं खत्म हो जाती हैं और उनसे ऊर्जा बनती है। सूर्य में ऐसा नहीं होता, वहां पर क्या होता है, वहां पर दो धातुएं मिलकर एक नए धातु को जन्म देती हैं। मतलब वहां पर 4 धातुएं मिलकर एक नए धातु को जन्म देती हैं, जिसकी वजह से उनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ऊर्जा वही सूर्य ऊर्जा है। दोस्तों हमने समझा यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, जब दो ऊर्जा को टक्कर करते हैं तो ये विस्फोट होता है जिससे ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं परमाणु बम में। अब दोस्तों सूर्य के पास क्या होता है, सूर्य के पास भी 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलते हैं जब, तो वहां पर विस्फोट नहीं होता, वहां पर हीलियम का जन्म हो जाता है, हीलियम गैस का जन्म हो जाता है, हीलियम के नाभिक का जन्म होता है। दोस्तों हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर दो गैसें टक्कर होती है तब उनमें ऊर्जा बहेगा, और अगर दो गैसें मिलकर किसी नए चीज को बनाएंगी तो उसमें ऊर्जा बहेगा। यानी कि अगर ये किसी नए चीज को बनाएंगी तब भी इसमें ऊर्जा आएगा, और अगर ये टक्कर होकर गायब हो जाएंगे तब भी इसमें ऊर्जा आएगा। तो हमने समझा नाभिकीय संलयन क्या है, यानी कि वहां पर 4 हाइड्रोजन के मौलिक नाभिकीय मिलकर किसको जन्म देते हैं, एक हीलियम नाभिक को जन्म देते हैं। और जब 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर हीलियम नाभिक को जन्म दे रहे होते हैं तब उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वही ऊर्जा है सूर्य की ऊर्जा। अब हमने समझा सूर्य में कैसे ऊर्जा बनता है, बस सिंपल है, 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम को जन्म देते हैं, यानी कि हीलियम के नाभिक को बनाते हैं, और उन्हीं जो हीलियम नाभिक बनाने में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो सूर्य की ऊर्जा होती है। अगर आपसे किसी ने पूछा सूरज में किस तरह से ऊर्जा बनती है, तो उन्हें बताना कि सूरज में नाभिकीय संलयन की ऊर्जा से, मतलब कि नाभिकीय संलयन की वजह से ऊर्जा बनती है। अब ये जान के नाभिकीय संलयन कैसे होता है, 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम के एक नाभिक को जन्म देते हैं, जिसकी वजह से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे ही नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब आसानी से आपको समझा दिया। अब ये समझ लेते हैं सूर्य की दीप्तमान, यानी कि सूर्य की दीप्तमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। यानी कि सूर्य का जो दीपमान यानी कि उजाले वाला होता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। यानी कि जहां पर बहुत सारे प्रकाश दीप्त रहते हैं, मौजूद रहते हैं, उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होता, यानी कि प्रकाश मंडल जो होता है उसके किनारे पर प्रकाश नहीं, मतलब कि प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश मंडल के किनारे पर प्रकाशमान नहीं होता, यानी कि प्रकाश मंडल के किनारे पर कोई भी प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि सूर्य
मतलब कि क्यों नहीं होता प्रकाश किनारे पर? सूर्य का वायुमंडल प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? सूर्य का जो वायुमंडल है, वहां का वातावरण है, वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है उसे वर्णमंडल कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। अगर आपसे किसी ने पूछा वर्णमंडल किसे कहते हैं, तो वर्णमंडल उसे कहते हैं जो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, उसे वर्णमंडल कहते हैं। और यह लाल रंग का होता है। आप समझ गए? आप क्या होता है समझ लेते हैं। सूर्य ग्रहण के समय हम सूर्य को क्यों नहीं देख सकते नंगी आंखों से? और क्या होता है सूर्य ग्रहण के दौरान? दरअसल सूर्य ग्रहण जो है वो किस मतलब कि जैसे चांद, मतलब कि चांद पर पृथ्वी की परछाई आ गई तो चंद्र ग्रहण हो गया। ऐसे जैसे सूर्य पर पृथ्वी की छाया आ गई तो सूर्य ग्रहण हो गया। मतलब कि जब किसी की छाया सूर्य पर एक निश्चित समय के लिए पड़ती है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। चाहे चाहे पृथ्वी की छाया पड़ जाए, चाहे चंद्रमा की छाया पड़ जाए, चाहे वीनस की छाया पड़ जाए, चाहे बुध की छाया पड़ जाए, जो भी ग्रह उसके नजदीक है उसकी छाया अगर एक नियमित रूप से सूर्य को कवर कर लेता है, मतलब कि प्रकाश, मतलब उसकी परछाई की वजह से, तो उसे ही ग्रहण कहते हैं। अब ये समझा। अब लोग कहते हैं ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, तो क्यों नहीं देखना चाहिए इसका जवाब देता हूँ। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के, मतलब कि सूर्य से दिखाई देने वाले भाग को मतलब कि सूर्य किरीट कहते हैं। यानी कि जब सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे हम सूर्य किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य किरीट कहते हैं। उसे कोरोना कहते हैं। ये वाला कोरोना नहीं, उसे मतलब कि वो दूसरा कोरोना है, यानी कि वो छल्ले जैसा दिखता है, उसे किरीट कहते हैं, इंग्लिश में कोरोना कहते हैं। सूर्य किरीट मतलब सूर्य किरीट क्या करता है? सूर्य किरीट एक्सरे ऊर्जा उत्सर्जित करता है। क्या? एक्सरे किरणें। हमने देखा होगा दोस्तों कि पढ़ा होगा कि गामा, अल्फा और बीटा जो किरणें होती हैं वो एक्सरे उसी में किरण होती है। एक्सरे किरण क्या होती है? ये हमारी त्वचा को पार कर कर निकल जाती है, यानी कि हमारी त्वचा को पार करके निकल जाती है। एक्सरे का, एक्सरे में जब आप किसी चीज का एक्सरे करवाने जाते हैं तो क्या होता है, जब उसमें से किरण, एक्सरे किरण भेजते हैं, वो हमारी त्वचा को पार कर कर निकल जाता है और हड्डियों को पार नहीं कर पाता है। इसीलिए वहां पर हड्डियों की छाप छप जाती है और मांस की छाप नहीं छपती। इसीलिए कोई हाथ पैर टूटा होता है तो लोग, डॉक्टर कहते हैं कि जाके एक्सरे करवाओ, तो उसमें पता चल जाता है कि उसका क्या भाग क्या टूटा है। तो एक्सरे किरणें जब भेजते हैं तो वो हड्डियों को पार नहीं कर पाती है और मांस को पार कर लेती है। तो जब मांस को पार कर लेती है तो मांस नहीं छपता, हड्डियों को पार नहीं कर पाती तो हड्डियों की एक आकृति छप जाती है वहां पर। तो एक्सरे काम क्या करता है? हमारी त्वचा को पार कर लेता है। तो सूर्य ग्रहण के समय अगर हम नंगी आंख से सूर्य को देखेंगे तो सूर्य कोरोना जो होगा, जो मतलब कि वो एक्सरे किरणें उत्सर्जित करता है, वो सीधा हमारी आंखों पे आएगा और जिससे हमें थोड़ी देर के लिए दिखाई नहीं देगा। इससे हम अंधे भी हो सकते हैं। अगर हम सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को आधा घंटा तक देख लें तो कम से कम मान के चलिए 2 घंटे तक तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। 5 मिनट तो तुरंत अंधेरा हो जाएगा। इतना खतरनाक होता है ये एक्सरे किरण है। तो इसीलिए कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। अब ये समझा एक्सरे किरणों मतलब होता है, उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। यानी कि जो जो सूर्य ग्रहण के समय किनारे किनारे पर दिखता है सूर्य का भाग, उसे सूर्य मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की उत्पत्ति होती है। क्या होता है? जब संपूर्ण सूर्य ग्रहण लग जाता है तो जैसे मानिए ये पूरा सूर्य है, अब यहाँ पर इतने आरी पर पृथ्वी की छाया पड़ रही है, तो क्या होगा? इतना भाग पर सूर्य के अंधेरा दिखाई देगा, इतने भाग पर सूर्य के अंधेरा दिखाई देगा और इतने भाग पर चमकता हुआ दिखाई देगा। यानी कि ऐसा दिखाई देगा कि सूर्य इतना काला काला हो गया और किनारे किनारे पर कुछ चमक रहा है। जो किनारे किनारे पर चमक रहा होता है यही होता है कोरोना। और यही कौन सी किरणें भेजता है? एक्सरे किरणें भेजता है। और एक्सरे किरणें इतनी घातक होती है, हमारी मांसपेशियों को चीर कर बाहर निकल जाती हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य को नहीं देखना चाहिए नंगी आंखों से। अब अपने दोस्तों समझा सूर्य कैसे ऊर्जा बनाता है, सूर्य में कौन सी गैसें पाई जाती हैं, सूर्य का जन्म कैसे होता है, और एक सूर्य अपने कार्यकाल तक कितने दिन तक जीवित रह सकता है, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।